अस्सलाम वालेकुम। आज से हम पढ़ने जा रहे हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री कि पाकिस्तान कैसे बना और सबसे पहले जो इंडिया था, इंडिया कैसे बना, उसके अलावा मुस्लिम या अरब जो टेरिटरी थी वो कैसे बनी। तो बहरहाल आज से हम ये हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे कि इंडिया बिफोर अरब कॉन्क्वेस्ट। हमें पता है हिस्ट्री हमारी अरबों के दौर से शुरू होती है। अगर हम सिंधी लिटरेचर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक अरबों का दौर भी आया था और अरबों ने जो राजा दाहिर था उसको डिफीट किया था। फिर हमारे पास अरबों का दौर आया, मुस्लिम टेरिटरीज बनी और मुसलमानों ने 1200 साल हुकूमत की थी इंडिया पे। ठीक है, तो हम ये देखेंगे, एक शॉर्ट रिव्यू है जो कि बेसिक से बेसिक है, आपको जल्दी से समझ आ जाएगा कि कैसे राजा दाहिर पहले राजा बना। ठीक है, इससे पहले भी हमारे पास कुछ हिस्ट्री है लेकिन वो इतनी काम की नहीं है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे सिंधी लिटरेचर के हिसाब से हमें ये देखना होगा कि राजा दाहिर कैसे राजा बना, उसको कैसे डिफीट किया गया। ठीक है, एक शॉर्ट रिव्यू हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो इंडिया था, इंडिया को सिंध भी कहा जाता था और इंडिया भी कहा जाता था। इंडिया बिफोर अरब कॉन्क्वेस्ट, उसकी पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थी। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जो सिंध था या इंडिया था वो पहले जो छोटी छोटी टेरिटरीज में डिवाइडेड था। ठीक है, अगर हम आज के दौर में देखें कि हमारे पास अब सिटीज़ आ गए हैं, हैदराबाद है, कराची है, वैसे ही पहले दौर में छोटी छोटी एक टेरिटरीज थी जिसको स्टेट बोला जाता था और वो सारी की सारी इंडिपेंडेंट कही जाती थी कि ये हमारी टेरिटरी है, ये किसी और की है, और हर एक का रूल अलग अलग हुआ करता था। ठीक है, Sindh was divided into small territories and every state was independent। अब आप इसको टेरिटरी कहें या स्टेट कहें, ठीक है, इनका जो कॉन्सेप्ट बाद में आ गया कि टेरिटरी कुछ लिमिटेड है, स्टेट थोड़ी बड़ी है। सो पहले के दौर में टेरिटरी और स्टेट सेम बात थी। और जब राजा दाहिर की भी पॉलिटिक्स नहीं आई थी तब कौन सा रिलीजन डोमिनेंट था, तब बुद्धिज़्म एंड ब्राह्मण, ये दोनों रिलीजन डोमिनेंट थे। ठीक है, अब हमें पता है बुद्धिज़्म जो है वो नाना गोरख समथिंग लाइक दैट इनका है और ब्राह्मण जो है वो इंडिया या हिंदुओं का है। ठीक है, अब अगर हम एमसीक्यू देते हैं कि देखते हैं कि रिलीजन जो कि ओल्डेस्ट है वो हिंदुइज्म ही ओल्डेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि बुद्धिज़्म एंड ब्राह्मण ये दोनों रिलीजन मोस्ट डोमिनेंट थे और ये पैरेलल चलते थे उस दौर में इंडिया में। ठीक है, यहाँ पे अब मुसलमानों की कोई बात ही नहीं है, मुसलमान बाद में आते हैं। सही, तो बुद्धिज़्म और ब्राह्मण ये दोनों पैरेलल चलते थे और बुद्धिज़्म बाद में ख़त्म होकर राजा दाहिर की पॉलिटिक्स आती है। ठीक है, हम यहाँ देखेंगे कि राजा दाहिर कैसे आता है। सही है, अब बुद्धिज़्म का रूल था तो रूलर उनका कौन था, रूलर ऑफ बुद्धिज़्म वॉज राय सहाय टू। यहाँ पे टू लिखा हुआ है, इसका मकसद है कि वो पहले वन भी हुआ करता था, उसके बाद उनका फादर भी हुआ करता था। तो हम राजा दाहिर पे पूछने के लिए शॉर्ट रिव्यू ले रहे हैं कि रूलर ऑफ बुद्धिज़्म वॉज राय सहाय टू, जिसकी जो डोमिनेंस यहाँ रिजेंट चली थी 489 टू 632 तक। ठीक है, और जो बुद्धिज़्म के राजा राय सहाय के मिनिस्टर यानी वजीर थे वो थे चच। चच कौन था, फादर ऑफ दाहिर। राजा दाहिर के अब्बू का नाम क्या था, चच। ठीक है, जो के वजीर हैं किसके, राय सहाय के। अब राय सहाय कौन है, वो बुद्धिज्म के रूलर हैं। ठीक है, रूलर हैं उस स्टेट या टेरिटरी का। ठीक है, अब राय सहाय वॉज मैरिड टू क्वीन रानी सब देवी। ठीक है, राय सहाय की वाइफ का नाम क्या था, क्वीन रानी सब देवी। और राय सहाय और रानी इन दोनों की कोई भी औलाद नहीं थी। अब यहाँ पे अगर औलाद ही नहीं होगी तो आगे कैसे इनकी जो इनहेरिटेंस है या इनकी कैसे चेंज चलेगी। तो यहाँ पे औलाद है ही नहीं तो इनकी ख़त्म हो सकती है, बट होता क्या है, रानी जो राय सहाय की वाइफ थी उसको प्यार हो गया चच से। अब चच कौन है, राय सहाय का मिनिस्टर वजीर है। ठीक है, तो रानी ने क्या किया, अपने हस्बैंड को पॉइजन दे दिया, जहर दे दिया ताकि वो मर जाए, और रानी ने शादी कर ली चच से। चच कौन है, वजीर है, जो कि आगे चल के राजा दाहिर का अब्बू बनने वाला है। ठीक है, अभी तक राजा दाहिर पैदा ही नहीं हुए। रानी ने पॉइजन दिया किंग को और फिर शादी कर ली चच से। अब चच का जो रिलीजन है वो एक्चुअली ब्राह्मण है और वो वजीर किसका है, बुद्धिस्ट रूलर का है। ठीक है, अब रानी ने शादी कर ली चच से और चच जो कि ब्राह्मण था, रानी बुद्धिस्ट थी। अब बुद्धिस्ट का रूलर बनने वाला है चच, तो चच ने अपना मज़हब यहाँ पे चच ने खुद ने अपना चेंज कर दिया। ठीक है, वो बुद्धिस्ट बन गया क्योंकि उसको एक बड़ी सल्तनत मिलने वाली थी जहाँ पे उसको रूल करना था। ठीक है, तो चच बिकेम किंग ऑफ बुद्धिस्ट नेशन एंड रानी एंड चच बोर टू चिल्ड्रन। अब रानी और चच जो कि पहले वजीर था, उन दोनों ने शादी कर ली और दोनों को दो बच्चे हुए जो कि दोनों जो है वो लड़के थे। एक था धारसिया और दूसरा था दाहिर। अब देखो कि रानी और चच इन दोनों का बेटा हो गया कौन, राजा दाहिर। पहला वाला जो बेटा था धारसिया वो थोड़ा हमने जितनी भी हिस्ट्री देखी है वहाँ पे क्या होता है कि पहला नंबर जो लड़का होता है वो बहुत इंटेलिजेंट होता है। यहाँ कहीं भी ऐसा भी होता है कि फर्स्ट नंबर वाला जो है वो कभी कभी वीक भी हो जाता है। तो इनके केस में भी यही है कि फर्स्ट नंबर वाला जो लड़का है धारसिया वो इल एंड इन्फ्लुएंस है और दाहिर जो है वो इंटेलिजेंट है। अब देखते हैं कि चच जो कि रानी का भी हस्बैंड है और चच ने दूसरी भी शादी करी बाद में किसके साथ, एक ब्राह्मण लड़की थी उसके साथ। ठीक है, अब यहाँ पे ब्राह्मण का जिक्र मैंने क्यों किया, क्योंकि आगे देखते हैं कि राजा दाहिर किससे शादी करेगा। सही, सो बहरहाल
चच और रानी दोनों में से 2 बच्चे हुए, दारसिया और दाहिर। दाहिर जो कि इंटेलिजेंट था, जैसे चच का जो डेथ होगी फिर राजा आ जाएगा, राजा दाहिर आ जाएगा, ठीक है। सो दारसिया जो है वो इन्फ्लुएंस है और दाहिर जो है वो इंटेलिजेंट बेटा बेटा है। सो आगे चल के कौन राजा बनेगा? ज़ाहिर सी बात है दाहिर बनेगा, ठीक है। सो जो चच था, चच ने देखा कि मेरे दोनों बच्चे जो हैं, एक दारसिया दूसरा दाहिर। दारसिया तो इल है और कमज़ोर भी है और दाहिर जो है वो इंटेलिजेंट है। तो देखते हैं कि दाहिर किससे शादी करेगा और दाहिर जो है जिससे शादी करेगा उसका फ्यूचर क्या होगा। जैसे हम ओरेकल ऑफ डेल्फी देखते हैं ग्रीक माइथोलॉजी में, वैसे ही चच ने भी एक माइथोलॉजी करवाई थी कि दाहिर किससे शादी करेगा। तो उसको ये पता चला कि दाहिर जो है वो अपनी ही बहन रानी बाई से शादी करे, क्योंकि रानी बाई एक ऐसी लड़की है जो कि लकी है और अगर इसकी शादी जहाँ कहीं भी होगी वो माला माल हो जाएंगे, ठीक है। सो चच ने कहा कि राजा दाहिर की शादी में अपनी ही बेटी जो कि ब्राह्मण से थी, ब्राह्मण लड़की से थी, उससे करवाऊंगा ताकि राजा दाहिर की प्रॉपर्टी में इजाफा हो जाए, लक में इजाफा हो जाए, ठीक है। मैंने यहाँ पे बताया था कि राजा दाहिर चच ने दूसरी शादी की हुई थी ना ब्राह्मण लड़की से, उससे उसको एक बेटी हुई थी रानी बाई, जो कि आगे चल के शादी करेगी राजा दाहिर से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी दाहिर मैरिड टू हिज ओन सिस्टर रानी बाई, ऐसे राजा दाहिर जो है वो हुक्मरान बन गया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि राजा दाहिर जो है वो कौन बनेगा, बुद्धिस्ट बनेगा या ब्राह्मण बनेगा। तो राजा दाहिर ने खुद ये डिसीजन लिया था कि मैं बुद्धिस्ट नहीं बनूंगा, मैं ब्राह्मण बनूंगा, ठीक है। और ये सारा किस्सा हमें कहाँ से पता चलता है? ये सारा किस्सा हमें मिर्ज़ा कलीच ने जो 18th सेंचुरी में एक नावल लिखा था चचनामा, उससे पता चलता है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो ये तो पॉलिटिकल कंडीशन थी कि चच जो वजीर था फिर राजा बना, फिर उसका बेटे उसके 2 बेटे हुए, फिर दाहिर जो है वो पॉलिटिकली रूलर बन गया। फिर सोशल एंड कल्चरल कंडीशन देखते हैं कि वहाँ पे हमने देखा कि बुद्धिस्ट एंड ब्राह्मण्स थे। बुद्धिस्ट का जो बोलबाला अब खत्म हो गया, जैसे कि चच मर गया तो उनका बोलबाला भी खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। फिर ब्राह्मण जो है वो डोमिनेंट हो चुके हैं। अब हिंदू ब्राह्मण तो एक नेशन ही है ना, दूसरी भी नेशन है जैसे कि राजपूत है, पुश्तरी है। और ब्राह्मण का बोलबाला इसलिए होता है क्योंकि वो मेजॉरिटी में बहुत हैं, ठीक है। मिनॉरिटी में राजपूत हैं और कुश्तरी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंड वॉरियर्स हैं, लेकिन ब्राह्मण मेजॉरिटी में, इसलिए उनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस वगैरह हो जाती है। उसके अलावा इंडिया में अरब से पहले कास्ट सिस्टम था, जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण जो है वो अछूत को खुद से इन्फीरियर समझते हैं, ठीक है। अछूत को अगर हम कट डाउन करें तो मीन्स नॉट छूत मीन्स टचेबल, ठीक है, अनटचेबल समझा जाता है। और ये भी देखा जाता है कि अछूत की एक अलग स्टेट बनाई गई थी उस दौर में कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अछूत रहेंगे। और ये वो इंसान थे जैसे हमारे पास स्वीपर हैं, उनको स्वीपर और लो कंडीशनल लेबर समझा जाता था। और ये अपने बैक पे एक झाड़ू जो है वो लगाकर घूमते थे। इनको जब बुलाया जाता था ब्राह्मण की स्टेट में ताकि सफाई करें, तो ये खुद के साथ जो पीछे लगा हुआ झाड़ू है वो लेकर आते थे और उन पे अपने कदम रखते थे, ठीक है। ऐसा नहीं था कि ये आज़ादी से घूमे सफाई करके चले जाए, ऐसा भी नहीं था। ब्राह्मण को ये कभी पसंद नहीं था कि ये आए और इनके कदम का निशान भी हमारे गाँव में रह जाए। अगर ऐसा होगा तो उनको ब्राह्मण को उनके निशानों पर चलना पड़ेगा, फिर भी ये अनटचेबल्स में काउंट हो जाएंगे, इसलिए वो झाड़ू के साथ लगा के आते थे। उसके अलावा उनके आगे सीने पे एक देगची वगैरह रखी हुई थी। अगर ये पान वगैरह की थूकें उनको अगर निकालनी होती थी तो उन देगची में निकालते थे। अगर वो थूक वगैरह ब्राह्मण की किसी स्टेट पे लग जाएगी तो फिर भी ब्राह्मण जो है उनको इन्फीरियर और मीन्स गलत समझेंगे, ठीक है। सो अछूत का और ब्राह्मण का ये भी झगड़ा चलता था, ठीक है। उसके अलावा वुमन का जो स्टेटस वैसे ही लो हो चुका था, क्योंकि वुमन के साथ सती का सिस्टम चलता था और बहुत सारे मसले वुमन के साथ चलते थे, ठीक है। सो ये उसके अलावा इकोनॉमिक अगर कंडीशन देखें तो इकोनॉमिकली ये बहुत देखा जाए तो ये रिच थे। हमारे पास महमूद गजनवी ने 17 बार हमला क्यों किया? क्योंकि उनको पता था कि जो सिंध का इलाका है वो इकोनॉमिकली रिच है, ठीक है। हमारा जो ट्रेड था वो अरबों के साथ चलता था, हमारे पास जो गोल्ड था, हमारे पास सिल्वर थे, कॉइन्स थे, मीन्स इकोनॉमिकली हमारी कंडीशन बहुत अच्छी थी, हमारी मीन्स उस टाइम के इंडिया की, ठीक है। हमारे पास एग्रीकल्चर था, हमारे पास ट्रेड था और हमारे पास बहुत सारे स्किल्स भी थे। लेकिन जो कास्ट सिस्टम और जो सोशल कंडीशन थी, रिलीजन सिस्टम था, उन्होंने हमें बिगाड़ के रखा हुआ था, ठीक है। सो दिस वॉज शॉर्ट रिव्यू। अगर समझ आ जाए तो थैंक यू।